तो ठीक है प्यू, अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सी एफ और पी आई के अंदर जो शॉर्टकट मेथड होती है टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एम, उस टॉपिक का। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का। अब देख सकते हो एक्स क्यूब है तो उससे ही आइडिया लग जाता है कि एक्स रेज टू एम वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल अप्लाई करना है। सी एफ तो सब में सेम होता है, उसकी दिक्कत नहीं। इसमें भी हम पहले सी एफ फाइंड करेंगे फिर पी आई की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखता होगा, ठीक है। तो अब पहले इसका सी एफ सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हो कि क्या करना होता है कि फॉर सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 y इक्वल्स टू 0। हैंड राइटिंग छोटी है तो आप यूट्यूब का जूम वाला फीचर यूज़ कर लेना। हाँ, और मुझे देखना चाहते हो तो हैंड राइटिंग छोटी ही रखना। चलो, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 y इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा आपके पास, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1, और इसको आप क्या कहते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम क्या होता है सी एफ के टाइम पर कि उसे इक्वल्स टू 0 रखना होता है। सो देयरफॉर एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। सो डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो d प्लस 1 द होल क्यूब इक्वल, अब देख सकते हो d प्लस 1 द होल क्यूब वाला बाइनोमियल थ्योरम है सिंपल सा। तो अब d प्लस 1 यहाँ पे कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। सो d प्लस 1 d प्लस 1 d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो d की 3 वैल्यूज आएगी, -1 -1 -1, यानी आपका m1 m2 m3 इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ से आप आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हो। क्योंकि रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर ई रेज टू -x। क्लियर हुआ आपको ये वाला टॉपिक? ये तो आपको बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से आती है। तो आपका सी एफ यहाँ पे आप फाइंड कर चुके हो। अब इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ देखते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होगा, सो फॉर पी आई आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो चली जाती है डिवीजन में, किसके, फंक्शन ऑफ एक्स के, ये चला जाता है डिवीजन में। तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1, और फंक्शन ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि अगर इस टाइप का हो तो आपको वो दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना होता है। वो दो आइडेंटिटीज़ आपको शायद यहाँ पे है, नहीं दिखती होंगी, मैं आपको वापस लेके पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, तो उसमें था वो, यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। अगर 1 प्लस एक्स रेज टू -1 हो, सो सीरीज ऑल्टर चलती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, और अगर 1 माइनस एक्स रेज टू नेगेटिव हो तो सीरीज पॉजिटिव ही चलती है पूरी की पूरी। ठीक है, हमें इनका यूज़ करना होता है बेसिकली एक्स रेज टू एम का जो पी आई है उसे सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे बन पाएगी, तो हमें कुछ कॉमन ही नहीं निकालना है, डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि 1 प्लस समथिंग है, काम आसान है यहाँ पर। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 प्लस डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d है। यहीं पे आपको दिखा देता हूँ कि 1 प्लस ये है, तो अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस दैट थिंग द होल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे भी वो 1 अपॉन है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d और प्लस 1। सो 1 अपॉन था ये, तो आप तो जानती हो कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो तो उसका अगला स्टेप क्या हो जाता है, 1 प्लस एक्स रेज टू -1। तो ये जो चीज़ है रेज टू -1 में कन्वर्ट हो चुकी है। अब 1 प्लस समथिंग है, यानी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको 1 प्लस समथिंग दिख रहा है, तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि 1 एज इट इज प्लस जो आगे समथिंग है वो एज इट इज, प्लस की माइनस तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस ऑल्टर सीरीज चलाने थे, बस इसी का ध्यान रखना होता है इसमें, बाकी तो सब इजी है। सो 1 प्लस नहीं, 1 माइनस डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d, फिर अगली टर्म क्या आती है, प्लस डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d द होल स्क्वायर, फिर अगली टर्म क्या आएगी, माइनस डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d द होल क्यूब। और इसके बाद की टर्म हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमारे पॉलिनोमियल जिस पे अप्लाई करना है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 तक जाना होता है। उसके बाद से 4th पावर में तो वैसे भी डेरिवेटिव 0 आएंगे। इन आइडेंटिटीज़ को ओपन करना होगा, हाँ, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब, लेकिन उनमें से सिर्फ वो रीजनेबल टर्म्स लिखेंगे जो डेरिवेटिव्स में मतलब कुछ हेल्प करे, जो 0 होते हैं उसे हम डायरेक्टली निगलेक्ट कर देंगे, लॉजिकली बस देखना होगा हमें। तो चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले क्या देख पा रहे हो आप, 1 इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब एज इट इज, माइनस डी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3d स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3d एक्स क्यूब, क्लियर। फिर आएगा प्लस, अब इसका स्क्वायर करना है आपको, तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर पावर 6 हो जाएगा, इसकी स्क्वायर में पावर 4 हो जाएगी, इसके स्क्वायर में पावर 2 रहेगा, तो वो रिक्वायर्ड टर्म है। तो और 3 का भी स्क्वायर होगा, सो 9d स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब,
फिर आता है टर्म 2ab, तो यहाँ पे पावर 5 होगी, इसमें पावर 3 होगी। सो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 डी क्यूब ऑफ एक्स क्यूब, और फिर d की पावर 4 हो जाएगी, उसको भी निग्लेक्ट कर दो। इसे हमने कैसे ऑपरेट किया, तो इस आइडेंटिटी से a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और फिर हमने किसकी पावर ऑब्जर्व की, d की पावर पे हमने ऑब्जर्वेशन किया कि वही रिक्वायर्ड पावर लिखते हैं ना जिसकी डेरिवेटिव का हमें काम आए, बाकी तो पावर ही बढ़ जा रही है डेरिवेटिव की, आंसर 0 आएगा तो उसे हम सिंपली निग्लेक्ट कर देते हैं। अब वो ओपन करते हैं, क्यूब है वहाँ पर, सो नेगेटिव a प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब है। तो वहां पे हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब। वहां पे अगर पावर 3 है और अंदर की पावर देखो, इसकी 3 है, इसकी 2 है, उसकी 1 है, तो अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना उसकी ऑलमोस्ट पावर ज़्यादा ही होगी। जैसे इसकी पावर 9, उसकी पावर 6, फिर कुछ कॉम्बिनेशन, मतलब पावर बढ़ेगी। एक ही सबसे छोटी पावर जो आपको मिल सकती है वो ये है कि 3d का जब होल क्यूब आएगा, हमेशा याद रखो अगर a प्लस बी प्लस सी का कोई भी nth पावर है तो उसके अंदर a रेस टू n, b रेस टू n और c रेस टू n ऐसे टर्म्स तो ज़रूर आने वाले, बाद में कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन तो आने वाला है 3d का क्यूब, तो वो बस आएगा, और नेगेटिव है बाहर, सो नेगेटिव 3d का क्यूब यानी 27d क्यूब एंड एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई। और यही वाली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही सबसे छोटी क्यूब पावर है, इसके अलावा पावर्स बड़ी होंगी तो डेरिवेटिव्स अल्टीमेटली 0 होंगे। बस अब एक एक करके सबका आंसर लिखते हैं। एक्स क्यूब का टेबल बना लेते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज, डी एक्स क्यूब यानी उसका पहला डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स क्यूब यानी उसका दूसरा डेरिवेटिव 6x, डी क्यूब एक्स क्यूब यानी उसका तीसरा डेरिवेटिव 6, डी 4 एक्स क्यूब यानी उसका चौथा डेरिवेटिव 0, इसके बाद के सारे डेरिवेटिव सिंपली 0 होने वाले। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज माइनस तीसरा डेरिवेटिव 6, 3 टाइम्स सेकेंड डेरिवेटिव यानी प्लस 18x प्लस 3 टाइम्स पहला डेरिवेटिव यानी प्लस 9x स्क्वायर, सॉरी प्लस 9 टाइम्स दूसरा डेरिवेटिव यानी 54x प्लस 18 टाइम्स तीसरा डेरिवेटिव यानी 18 6 108 माइनस 27 टाइम्स तीसरा डेरिवेटिव यानी 27 इंटू 6 यानी 2 4 162। अब इसमें लाइक अनलाइक टर्म्स को ऑपरेट करेंगे तो फाइनली पी आई क्या आएगा, एक्स क्यूब एज इट इज प्लस माइनस नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 18x प्लस 54x यानी प्लस 36x नेगेटिव 6 प्लस 108 नेगेटिव 162 यानी नेगेटिव 168 प्लस 108 यानी नेगेटिव 60। ये आ चुकी है आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू। फाइनली आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो कि फाइनली फॉर जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सी एफ कितना है आपके पास, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e रेज टू नेगेटिव x प्लस पी आई कितना है आपका, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 60। डन, ये आ चुकी है आपके फाइनली y की वैल्यू। और बिल्कुल भी लिखना ना भूले वे c1 c2 c3 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट यानी जो अपनी वैल्यूज बदल सकती है कांस्टेंट। जैसे आपको पता होगा e भी एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कांस्टेंट आती है, नंबर सारे कांस्टेंट होते हैं। वो कांस्टेंट कैसे हैं कि फिक्स्ड कांस्टेंट है, लेकिन ये आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं बट अपने आप को बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। रूट 2, स्क्वायर रूट 2, log 2, sin x कुछ भी हो सकते हैं, sin 4, sin 5 x नहीं, हाँ वो गलत हो गया। आर्बिट्री कांस्टेंट यानी वो वेरिएबल कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो अपनी वैल्यूज बदल सकते हैं। और ये सब कैसे होते हैं, फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है, तो इसलिए उनको कांस्टेंट कहते हैं, इनको आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं, सिर्फ कांस्टेंट नहीं कहते। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ओवर होता है कि सी एफ और पी आई, और उसमें भी शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन द कैपिटल एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स किस टाइप का हो, एक्स रेज टू एम पॉलिनोमियल टाइप का हो। सिंपल सी चीज़ होती है, ये दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना होता है और चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाती है। कैसी टेबल ओपन होती है, क्यूब वगैरह डेरिवेटिव्स देखना होता है, ऑर्डर मैच करना होता है लॉजिकली, और नॉर्मली सारे आंसर्स आ जाते हैं। बेकार जो डेरिवेटिव्स उनको निगलेक्ट कर दो, चीज़ें और भी इजी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड किस चीज़ का, यहाँ पे बड़ा सा लिख देता हूँ, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल वेयर द फंक्शन ऑफ एक्स इज ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स। ये कुछ भी हो सकता है, हाँ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कुछ भी,
उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। चलो फिर से कहता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, ठीक है।